जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है क्लास 10वीं का इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरा चैप्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में हम लोग आज देखेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था क्या होती है इसको भी थोड़ा समझेंगे और अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। आइए हम लोग पहले तो ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था एक लाइन में इसकी परिभाषा है, आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था। आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था, हम इसको क्या कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था। आर्थिक गतिविधियों की जो व्यवस्था होती है उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। धन प्राप्त करने तथा अपनी जीविका चलाने के लिए जो गतिविधियाँ की जाती हैं उसी को कहा जाता है आर्थिक गतिविधियाँ। दैनिक जीवन में आप देख रहे होंगे, हर कोई न कोई व्यक्ति अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए वो कुछ न कुछ करता रहता है। कोई छोले बना रहा है, कोई रसगुल्ले बना रहा है, कोई ठेले पे कोई सामान बेच रहा है, कोई जूता बना रहा है तो कोई कपड़ा बना रहा है, किसी का अपना शोरूम है, कोई पढ़ा रहा है। तो कोई न कोई व्यक्ति जो है जिसको धन चाहिए, जिसे अपनी जीविका चलानी है, अपना जीवन बिताना है, तो धन तो चाहिए। तो धन प्राप्त करने और अपनी जीविका चलाने के लिए जो गतिविधियां की जाती हैं उसी को हम बोलते हैं आर्थिक गतिविधियां। अब ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं इसको लगभग जो हम 5 भागों में बांट सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं आर्थिक गतिविधियां 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की। पहला हम कह सकते हैं उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश। ये 5 प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश। तो ये 5 गतिविधियां जो है सुचारू रूप से चले, सही तरीके से काम करें, तो इनके प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसी को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जो है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश को जो है व्यवस्थित किया जाता है। इनके प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। यानी कह सकते हैं उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश के प्रबंधन की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। या आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की संरचना। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा है सेवा क्षेत्र, या इसको हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। हम इसको तृतीयक पहले लिख लेते हैं, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सबको हम लोग समझेंगे 1 बाय 1। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को जो है उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों को, हमें नेचर ने जो जो संसाधन दिए हैं, जब हम उन संसाधनों को जो है
एक उत्पाद के रूप में जो है उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो चीज़ आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं इससे जो संबद्ध क्षेत्र होंगे, संबद्ध क्षेत्र, कृषि या इससे जो संबद्ध क्षेत्र होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि के अंतर्गत जो है, चाहे हम सब्जियों का उत्पादन करें, चाहे अनाजों का उत्पादन करें, आलू का उत्पादन करें, टमाटर का उत्पादन करें, जब हम ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो कि प्राकृतिक है, जिसे नेचर ने हमें दिया है, जो नेचर में पहले से मौजूद रही होगी, हम उन्हीं जो है उन्हीं उत्पादों को बार बार क्या करते हैं, उत्पादित करते रहते हैं, तो वो आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में हम प्राकृतिक संसाधनों को जो है उत्पाद के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है वानिकी। वानिकी का मतलब होता है जंगल वन। तो वनों के प्रबंधन और उनके संरक्षण से संबंधित जो गतिविधियां आएंगी, वनों के प्रबंधन और उनके संरक्षण से संबंधी जो गतिविधियां होती है उसी को बोलते हैं वानिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वानिकी। वानिकी में हम जंगल जो वन होते हैं उनको जो संरक्षित करते हैं, उनके संरक्षण के लिए हम प्रयास करते हैं। तो उनके संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित जो गतिविधियां आएंगी वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। इसके अलावा जो है मत्स्य पालन, मछली पालन। नेचर ने हमें मछलियां भी दी है, तालाबों में, नदियों में, समुद्र में, नहरों में। तो ये जो नेचर ने जो हमें जो मछलियां दी है, क्या है? ये तो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जीव है। तो हम जो है जब मछलियों को जो है इनको जो एक उत्पाद के रूप में जो है जब इनका हम प्रयोग करते हैं, इनको पकड़ते हैं, बाजार में बेचते हैं, या जो है इनकी नर्सरी उगाते हैं, मछलियों के जो बच्चे हैं उनको तालाब में छोड़कर जब ढेर सारी मछलियां जो हम लोग पैदा करते हैं फिर बाजार में बेचते हैं, तो इसका जो हम बिजनेस जो करते हैं ये भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। चौथा अगर देखा जाए खनन, खनन एवं जिसको बोलते हैं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी के अंदर बहुत सारे जो है खनिज पदार्थों का एक ढेर है, एक भंडार है। पृथ्वी के अंदर से लोहा भी निकलता है, अभ्रक भी निकलता है, महत्वपूर्ण धातुएं निकलती हैं, कोयला निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, प्राकृतिक गैस निकलती है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही तो हैं। तो इन प्राकृतिक संसाधनों को जो है हम लोग क्या करते हैं, एक उत्पाद के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो चाहे हम जो है प्राकृतिक संसाधनों का खनन करें या उत्खनन करें। उत्खनन का मतलब जो है जो प्राचीन जो सभ्यताएं थी जो कहीं दब गई प्रलय की वजह से, भूकंप की वजह से, तो उस सभ्यताओं को जब हम खुदाई करके जो है उनकी अवशेषों को जब हम निकालते हैं, देखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्खनन बोलते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभ्यताएं हमको कहाँ से मिली? जमीन के अंदर धंस गई। जब हम इनकी खुदाई की गई, इनका उत्खनन किया गया, तो ये सभ्यताएं हमको देखने को मिली। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राकृतिक संसाधनों को हम उत्पाद के रूप में यूज करते हैं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र आ सकते हैं, कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र आ सकते हैं, वानिकी है, मत्स्य पालन है, खनन एवं उत्खनन है। अब हम लोग आते हैं द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक उत्पादों को, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है जो उत्पाद हैं वे द्वितीय क्षेत्र में जो है एक कच्चे माल के रूप में जब इनका प्रयोग होता है तो उसी को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां प्राथमिक उत्पादों को या प्राकृतिक उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे यहाँ से आप देखेंगे, कोई हम ले लेते हैं, गेहूँ ले लेते हैं। ये क्या है? एक प्राथमिक उत्पाद है। गेहूँ से क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं। या अगर देखा जाए
बॉक्साइट, बॉक्साइट एक अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क से हम क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम बनाते हैं। तो आटा एल्युमिनियम हो गया। इसी तरह जितने भी प्राकृतिक उत्पाद हैं, मान लीजिए वन है, पेड़ पौधे हैं, इनसे भी हम मेज कुर्सी टेबल सब बनाते हैं। जब हम प्राकृतिक उत्पादों के साथ को एक कच्चे माल के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है प्राकृतिक उत्पादों को एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, हम लोग इसको समझते हैं। पहला है निर्माण, क्या है? निर्माण। दूसरा है विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण में थोड़ा सा अंतर है। निर्माण क्या होता है? जब हम किसी नई वस्तु का उत्पादन करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे हम जब भवन का निर्माण करते हैं, नया नया घर बनाते हैं, नई नई सड़क बनाते हैं, नए नए होटल बनाते हैं, या नए नए उद्योग या फैक्ट्रियों की स्थापना करते हैं, तो उसी को कहा जाता है निर्माण। निर्माण में किसी नई चीज़ का निर्माण किया जाता है। विनिर्माण जो है ये थोड़ा सी निर्माण से भिन्न है। विनिर्माण में क्या होता है कि विनिर्माण में जो कच्चे माल है, जो रॉ मटेरियल है, उनको जो है उनको लेकर जो उनकी सहायता से कोई दूसरे उत्पाद बनाए जाते हैं। मतलब जो है कच्चे माल की सहायता से जो नए नए उत्पाद बनाए जाते हैं, इसी को कहा जाता है विनिर्माण। और विनिर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये सीधे होती है उद्योग में होती है। कहाँ पे? उद्योग धंधों में, उद्योग या फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में जैसे अगर आपको साबुन बनाना है तो साबुन कहाँ बनेगा? किसी उद्योग या फैक्ट्री में बनेगा। कपड़ा बनाना तो कपड़ा कहाँ बनता है? किसी उद्योग या फैक्ट्री में बनता है। एल्युमिनियम जो कहाँ बनता है? हिंडाल्को कंपनी में, वो भी किसी फैक्ट्री में बनता है। तो किसी उद्योग या फैक्ट्री में ये जो नए नए जो उत्पाद बनाए जाते हैं, चाहे मोबाइल बनाए जाए, चाहे कार बनाई जाए, चाहे कपड़े बनाए जाए, चाहे जूते बनाए जाए, चाहे मोजे बनाए जाए, तो जो नए नए जो उत्पाद जो बनाए जाते हैं कच्चे माल की सहायता से, ये सारे के सारे किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हम क्या करते हैं? प्राथमिक उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें एक निर्माण आता है, दूसरा क्या होता है? विनिर्माण आता है। और भी चीजें इसमें आती हैं। गैस, तीसरा, चौथा है जल तथा विद्युत आपूर्ति। विद्युत आपूर्ति तो निर्माण हुआ, विनिर्माण हुआ, गैस हुआ और जल तथा विद्युत आपूर्ति, ये सारी जो गतिविधियां आएंगी वे द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। अब आते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है, अगर हमें वस्तुओं का उत्पादन करना है, खेती करनी है, या दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें जो अगर हमें जो करनी है, मछली का पालन करना है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है पूंजी की, वित्त की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऋण देने की जो सुविधा है, जो हमें ऋण मिलता है बैंकों से, वो कहाँ से मिलेगा? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से ही मिलेगा जो है ना। या हमें जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो अगर हमें परिवहन की सुविधा चाहिए, हमें संचार की सुविधा अगर हमें चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से मिलेगा। तो जो तृतीय क्षेत्र होता है ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो गतिविधियां होती हैं, जैसे संचार हुआ, परिवहन हुआ,
होटल हुए, रेस्तरां हुए, रेस्टोरेंट। बैंकिंग जो सेवाएं आपको मिलती हैं, बैंकिंग हुए, टीचर अध्यापक, टीचर जो अपनी सेवाएं देते हैं, टीचर हुए, वकील हुए, इंजीनियर हुए, चिकित्सा हुआ, डॉक्टर हुए, ये लोग क्या है, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है। और ये जो तृतीय क्षेत्र होता है, ये जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसकी मदद करता है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की ये मदद करता है, ठीक है। तो ये रहे जो है अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण सेक्टर। इसी चीज़ को जो है अगर आप डीपली अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए जो है आपके लिए जो हमने अलग से एक व्यवस्था की है जो यहाँ पे है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। पहले तो उसको इरेज करते हैं, जो नीचे पहले का लिखा हुआ है, जो पहले का लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। सॉरी, हाँ, चलिए, अर्थव्यवस्था क्या लिखा है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश के साथ साथ संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन को व्यवस्थित करती है। क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, निवेश के साथ साथ जो है संसाधनों के उपयोग और इनके प्रबंधन को व्यवस्थित करती है। कौन, अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के थोड़ा प्रकार के देख लेते हैं हम लोग, जो थोड़ा से ऊपर करते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। पहला प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। पहला कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, दूसरा है वानिकी, तीसरा है मत्स्य पालन, चौथा है खनन एवं उत्खनन। आप लोग इसे लिख लीजिएगा। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी आर्थिक गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें निम्न आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। पहला विनिर्माण, दूसरा है निर्माण, तीसरा है गैस, चौथा है जल तथा विद्युत आपूर्ति। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तृतीय क्षेत्र देखते हैं।
तृतीय क्षेत्र थोड़ा सीरियस कर लेते हैं इसको। चलिए, तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां सेवाओं का उत्पादन होता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें निम्न आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है: व्यापार, होटल, रेस्तरां, संचार, परिवहन, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, चिकित्सा एवं अन्य सेवाएं। तो ये रहे अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट दिन जो है, अगले दिन जो है, हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की वर्गीकरण की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। अर्थव्यवस्था क्या होती है? आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। वर्गीकरण के क्या क्या आधार है, इसमें हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, इसका जो आधार है, इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो इसका वर्गीकरण है, हम वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। सरकार की भूमिका के आधार पे, सरकार की भूमिका के आधार पे, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे और शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पे हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। सरकार की भूमिका देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार की भूमिका कितनी है। भूमिका बहुत कम है या बहुत अधिक है। ठीक है, तो सरकार की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट और मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है सरकार की भूमिका के आधार पे। समझेंगे कि पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है और मिश्रित क्या है। और विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था जिसको कह सकते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी कह सकते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था जिसको हम डेवलपिंग इकोनॉमी कह सकते हैं, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था जिसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। आइए समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण किसका है। आर्थिक गतिविधियां जैसा कि आप जानते हैं, आर्थिक गतिविधियां 5 प्रकार की होती हैं: उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश। ये 5 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। और ये 5 प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, अगर आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण, यदि आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण जो है निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं का है,
तो इसी को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है, इसलिए इसको जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश, इन आर्थिक गतिविधियों पर जो नियंत्रण है, इनका जो संचालन है, वो पूरी तरह से निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं के हाथ में होता है। तो ऐसी स्थिति में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, चूंकि निजी व्यक्तियों के हाथ में नियंत्रण है, निजी संस्थाओं के हाथ में नियंत्रण है, तो इनका जो उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ के उद्देश्य से जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक गतिविधियां जो संचालित होती हैं, आर्थिक गतिविधियों में जो है किसी वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करें, किसके लिए करें और कैसे करें, जो है जैसे महत्वपूर्ण जो फैसले हैं, महत्वपूर्ण जो आर्थिक निर्णय है, वो निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं द्वारा ही लिए जाते हैं। और ये जो निजी व्यक्ति, ये जो निजी संस्थाएं होती हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ की प्राप्ति। यानी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं संचालित होती हैं। और यहाँ पे अगर उपभोक्ताओं की बात की जाए, तो उपभोक्ताओं की जो पसंद है, जो उनकी रुचियां हैं, जो उनका ध्यान है, उसका ख्याल रखा जाता है। यानी उपभोक्ताओं की रुचियों को देखते हुए, उनकी पसंद को देखते हुए यहाँ पर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन जो है उपभोक्ताओं को जो है ध्यान में रखते हुए जो अधिक किया जाता है, उनकी पसंद को, उनकी रुचियों को देखते हुए। और लेकिन पूरी तरह से जो अगर देखा जाए, आर्थिक गतिविधियों पर जो नियंत्रण है वह निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं के हाथ में होता है। सरकार की भूमिका यहाँ पे बहुत ही कम होती है, बहुत ही नगण्य होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो जस्ट उल्टा हो जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश जैसे आर्थिक गतिविधियों पर जो नियंत्रण है, वह सरकार का होता है या सरकार द्वारा जारी कोई संस्था का होता है। तो आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण यदि निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं का है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन अगर आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण सरकार का है तो उसे हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। क्योंकि सरकार एक सामाजिक संस्था होती है, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से काम करती है, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है यहाँ पे जो है सामाजिक कल्याण के पर्पज से जो है आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था में जो है अधिकतम लाभ की जो परिकल्पना वो नहीं होती है। यानी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां संचालित नहीं होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं वे सामाजिक कल्याण के पर्पज से होती हैं। सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने के पर्पज से जो है आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण सरकार का होगा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं का होता है। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक गतिविधियां निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं द्वारा भी होता है और सरकार द्वारा भी होता है। आर्थिक गतिविधियां जो हो रही हैं, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश, ये गतिविधियां सरकार द्वारा भी होती हैं और निजी व्यक्तियों द्वारा होती हैं। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो आर्थिक निर्णय है वो दोनों लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। निजी व्यक्ति, निजी संस्थाओं द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं और सरकार द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसके द्वारा निर्णय अधिक लिए जाते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक जो फैसले जो लिए जाते हैं, जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं द्वारा ज्यादा लिए जाते हैं। हालांकि सरकार द्वारा भी फैसले लिए जाते हैं। सरकार जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सरकार की जो भूमिका होती है वो एक प्रकार से विनियामक के रूप में होती है, लेकिन सरकार का नियंत्रण रहता है, आर्थिक फैसले सरकार भी लेती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर भूमिका की बात की जाए, रोल की बात की जाए, तो निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं की भूमिका थोड़ी अधिक होती है। यहाँ पे जो निजी व्यक्ति, जो निजी संस्थाएं हैं, वे अधिकतम लाभ के उद्देश्य से उत्पादन या आर्थिक कार्य करते हैं। वही जो सरकार है वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है
यहाँ पे जो है आर्थिक गतिविधियां करती है। अगर बात की जाए कि इन तीनों अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के स्वरूप देखने को मिलते हैं। निजी हॉस्पिटल भी होता है तो सरकारी हॉस्पिटल भी होता है, निजी विद्यालय होता है तो सरकारी विद्यालय भी होता है, निजी निजी परिवहन के साधन होते हैं तो सरकारी भी होते हैं, संचार की जो सुविधाएं हैं, नेट की जो सुविधाएं हैं, निजी संस्थाओं द्वारा अगर दिया जा रहा है तो सरकार द्वारा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों लोग जो है एक साथ मिलकर जो आर्थिक गतिविधियां करते रहते हैं। चलिए, तो सरकार की भूमिका के आधार पे तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था हो गई। पूंजीवादी में सरकार की भूमिका बहुत कम होगी, नगण्य होगी। समाजवादी में सरकार की भूमिका सबसे अधिक हो जाएगी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सरकार की भूमिका जो है लगभग जो है बीच का हो जाता है, 50-50। चलिए, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी विकसित है, कितनी डेवलप है, ज्यादा डेवलप है, कम डेवलप है, बीच में है। तो विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर प्रति व्यक्ति आय काफी उच्च होती है, जीवन जो स्तर होता है वो काफी हाई होता है, काफी उच्च होता है, यानी जहां का जीवन स्तर बहुत उच्च हो, जहां जो विकास के अपने उच्चतम स्तर पे हो, जहां पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या हो, अधिक हो, तो उसी को बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, जो काफी संपन्न होती है। विश्व बैंक के अनुसार जो है, अगर जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था में $12,695 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, तो वो अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। विश्व बैंक ये कहता है कि अगर किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है, वहां के जो नागरिक हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति जो है, यानी जो प्रति व्यक्ति आय है या जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, अगर वह 12,695 या इससे अधिक है, तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो क्या कहलाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था। यानी प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पे जो है यहाँ पर इसका वर्गीकरण किया गया है कि अर्थव्यवस्था कौन सी होगी। तो विश्व बैंक जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पे जो है तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था की विवेचना करता है: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था यहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति जो आय होगी, प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय होगी, वो $12,695 या इससे अधिक होगी। जो विकासशील अर्थव्यवस्था होगी, विकासशील अर्थव्यवस्था में जो समृद्धि की जो दर होती है, ये उच्च रहने का प्रयास यहाँ के लोग करते हैं। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रयास करती है कि हमारी जो समृद्धि दर है वो अधिक बनी रहे, उच्च बनी रहे, जीवन स्तर ये जो है उच्च रखने का प्रयास करते हैं, प्रति व्यक्ति आय अधिक रखने का प्रयास करते हैं, यानी यहाँ पे प्रयास होता रहता है। विकसित में ऐसी बात नहीं है। विकसित ऑलरेडी वो विकास की अपने उच्चतम स्तर पे होती है, ऑलरेडी प्रति व्यक्ति आय जो उच्च होती है, ऑलरेडी जीवन का जो स्तर है वो बेहतर होता है, लेकिन विकासशील में प्रयास किया जाता है बेहतर होने का, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे जीवन स्तर हो, चाहे विकास हो, यहाँ पे प्रयास किया जाता है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में यहाँ पे जो है ये दो प्रकार की है, एक है निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था और एक है उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था। यदि जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1,046 से लेके $4,095 के बीच में है, यदि जो है जो अर्थव्यवस्था है, यदि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वहां की जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है वह $1,046 से लेकर $4,095 के अगर बीच में है, तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो होगी निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था। विकासशील होगी, लेकिन विकासशील में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है, एक निम्न मध्यम आय, एक उच्च मध्यम आय। यदि जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 4,096 से लेके 12,695 के बीच में है,
तो वो अर्थव्यवस्था होगी उच्च मध्यम आय वर्ग वाले। अब देखते हैं तीसरा जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जिसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है, अर्थव्यवस्था में पिछड़ापन होता है, जिनका जीवन स्तर निम्न होता है, विकास की दर निम्न होती है, प्रति व्यक्ति आय भी क्या होती है, निम्न होती है। विश्व बैंक ये कहता है कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1046 या इससे कम है, यानी $1046 से कम वाली अगर अर्थव्यवस्था है, जहां पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1046 या इससे कम है, तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगी। तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पे जो है हम जो है अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की देख रहे हैं। यहाँ पे ये था सरकार की भूमिका के आधार पे, ये विकास की अवस्थाओं के आधार पे। अब देखते हैं शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पे। खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो शेष विश्व के साथ जो है, जो शेष विश्व के साथ व्यापार और निवेश के लिए स्वतंत्र होती है। यानी जो है अगर एक देश की अर्थव्यवस्था शेष देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो है व्यापार कर रही है, आयात और निर्यात की गतिविधियां स्वतंत्र रूप से संचालित हो रही हैं, आसानी से जो है विदेशी निवेश आ रहा है, विदेशी निवेश जा रहा है, तो वो जो है खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगी, ओपन इकोनॉमी कहलाएगी। ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि एक देश का किसी दूसरे देश के साथ जो व्यापार है वो स्वतंत्र है। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर व्यापार और निवेश की जो गतिविधियां हैं पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी आयात और निर्यात की गतिविधियों में कोई रुकावटें, कोई अड़चने नहीं है। इसी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमिक खुली अर्थव्यवस्था। दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा, इसमें व्यापार और निवेश की जो गतिविधियां होंगी वो स्वतंत्र नहीं होंगी, यानी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ जो है व्यापार में क्या होगी, रुकावटें होंगी, अड़चने होंगी, दरवाजे बंद। हमारे यहाँ हम न तो निर्यात करेंगे न तो आयात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्यापार और निवेश को लेकर जो है स्वतंत्र गतिविधियां नहीं हो पाती हैं, सही से व्यापार नहीं हो पाता है, दरवाजे निवेश के बंद रहते हैं। इसी को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। अगर बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो सरकार की भूमिका के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, और शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो खुली अर्थव्यवस्था है। क्या है, खुली अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे आपने देखा जो है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी, इसका डिसीजन जो है हम जो है इसके वर्गीकरण के आधार पर कह सकते हैं कि सरकार की भूमिका के आधार पर 3 प्रकार की, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर 3 प्रकार की, और शेष विश्व के साथ संबंधों पे 2 प्रकार की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई बिंदु विशेष अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग जो है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर होता है इसे हम लोग समझेंगे, देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर हम लोग समझेंगे। पहले समझते हैं सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी आवश्यक
सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे भारतीय रेलवे। फिर से देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश परिसंपत्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी परिसंपत्तियां होंगी उस पर अधिकार कितना किसका होगा? सरकार का होगा। और उससे संबंधित जो भी सेवाएं हैं कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार करेगा। जैसे भारतीय रेलवे, आपने आपने देखा होगा, चाहे भारतीय स्टेशन हो, जंक्शन हो, रेलगाड़ियां हो, पटरी बिछाने का कार्य हो, इस सारा कार्य कौन करती है? भारतीय रेलवे करती है। और इस भारतीय रेलवे में जो है, जो अधिकांश परिसंपत्तियां हैं वो किसकी है? सरकार की है। इसके अलावा और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। अगर बात करें सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, सरकारी विद्यालय की बात करें, पोस्ट ऑफिस की बात करें, बैंकों की बात करें, जो कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियों की बात करें, या मिनी रत्न कंपनियों की बात करें, या नवरत्न कंपनियों की बात करें, ऐसे उद्योग धंधों में जिसमें जो है अधिकांश जो है परिसंपत्तियां जो है सरकार की है, वो क्या कहलाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे आएंगे, जितनी भी परिसंपत्तियां होंगी, अधिकांश परिसंपत्तियों पर जो स्वामित्व है, जो अधिकार है, किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। और उसमें जो भी उत्पादन संबंधी जो भी कार्य होंगे, उसमें महत्वपूर्ण जो आर्थिक निर्णय जो लिए जाएंगे वो सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। और देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है, इसके अंतर्गत जितने भी उपक्रम आएंगे, सभी उपक्रमों में जो है अधिकांश परिसंपत्तियों पे जो स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है। इसके अलावा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां होंगी, जितने भी उद्योग धंधे लगेंगे, जितने भी उपक्रम होंगे, सबका एक ही उद्देश्य होता है, सामाजिक कल्याण में वृद्धि। यानी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है जितने भी उद्योग धंधे आएंगे वे सामाजिक कल्याण के लिए ही लगाए जाते हैं। उनकी जो स्थापना की जाती है सामाजिक कल्याण के लिए की जाती है, लोगों के कल्याण में वृद्धि हो। तीसरा, सरकार समाज के लिए आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं में बहुत अधिक पैसे निवेश करती है, जैसे सड़क। सरकार जो है सड़कें भी बनाती है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाती है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सड़कों को लेकर, अरबों खरबों रुपये लग जाते हैं सड़कें बनाने में। तो जो सरकार जो है समाज के लिए, लोगों के जो है आने जाने की सुविधा जो है उचित हो, बढ़िया हो, अच्छी तरह से लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, लोगों के विकास के लिए जो है, समाज के कल्याण के लिए जो है सरकार जो है बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करती है, और बदले में प्रॉफिट की कोई उम्मीद भी नहीं रहती है, क्योंकि सरकार एक सामाजिक संस्था होती है और सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए जो है सरकार की स्थापना की जाती है। तो सड़कें हुए, पुल, बड़े बड़े जो पुल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांध जो डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो बंदरगाह बनाए जाते हैं, इत्यादि जो है जो गतिविधियां हैं किसके अंतर्गत है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है, आती हैं। कई क्रियाओं का करना सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नहीं ये आपको करना है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शुद्ध पेयजल। हमें जो है शिक्षा मिल रही है, लोगों को निःशुल्क एजुकेशन मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, बिजली मिल रहा है, शुद्ध पेयजल मिल रहा है, आवास की सुविधा मिल रही है, परिवहन की सुविधा मिल रही है, संचार की सुविधा मिल रही है, चिकित्सा की सुविधा मिल रही है, बैंकिंग की सुविधा मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो है हमें मिले, ये सरकार का दायित्व बनता है। तो वे सभी गतिविधियां, वे सभी उपक्रम, वे सभी उद्योग धंधे जिनमें जो है सरकार की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, अधिकांश परिसंपत्तियों में अधिकांश परिसंपत्तियां सरकार की है, अधिकांश परिसंपत्तियों पर अधिकार सरकार का है, सभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब समझिए सरकारी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर।
चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निजी क्षेत्र के बारे में हम लोग समझते हैं। निजी क्षेत्र क्या है? निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के लिए वितरण की जिम्मेदारी व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप। यानी निजी क्षेत्र की जो परिसंपत्तियां होंगी उस पर जो है स्वामित्व और अधिकार निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं का होगा, न कि सरकार का होगा। निजी क्षेत्र जिसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर जिसको बोलते हैं, तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे लगेंगे, जितने भी उपक्रम लगेंगे, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होंगी, उस पर जो नियंत्रण होगा किसका होगा? निजी व्यक्तियों का होगा, निजी संस्थाओं का होगा। और जो परिसंपत्तियां होंगी, जो संपत्ति होगी, अधिकांश संपत्तियों पे जो है स्वामित्व किसका होगा? निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं का होगा। जैसे आपने सुना होगा रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, श्री राम ग्रुप, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में जो है निजी क्षेत्र की जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और उन कंपनियों द्वारा जो भी निवेश किया जाता है या उनकी जो भी परिसंपत्तियां होती हैं उसका स्वामित्व, उस पर अधिकार या उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैसले उन्हीं के हाथों में होता है। आगे, निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना होता है। जहां जो है सार्वजनिक क्षेत्र की जो गतिविधियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण, लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो। सामाजिक कल्याण के लिए जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की जाती है। लेकिन वही जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे लगाए जाते हैं उसका एकमात्र ही उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ। मुझे अधिक से अधिक लाभ मिले, मुझे अधिक से प्रॉफिट मिले, मेरी कंपनी को अधिक से अधिक लाभ हो। बाकी लोग जो है चाहे बाकी लोगों का लाभ हो चाहे न हो, बाकी लोगों के कल्याण में चाहे वृद्धि हो चाहे न, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो है हमने जो उद्योग धंधे स्थापित किए हैं, हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी को लाभ मिलना चाहिए। तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो जितनी भी कंपनियां स्थापित की जाती हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ की प्राप्ति। तीसरा देखते हैं, निजी क्षेत्र ऐसे किसी बड़ी परियोजना में पूंजी निवेश नहीं करती जिनमें लाभ बहुत कम है। जो निजी क्षेत्र होता है ये किसी बड़ी परियोजना में निवेश नहीं करता है जिसमें लाभ कम हो, वो उसी परियोजना में निवेश करता है निजी क्षेत्र जिसमें लाभ की संभावना काफी अधिक होती है। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र जो है ये लाभ नहीं देखता है, ये कल्याण देखता है कि जो लोगों के कल्याण में कितनी वृद्धि होगी। भले ही लाभ न हो, लाभ नगण्य हो, लाभ जीरो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सरकारी क्षेत्र है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, वो मात्र उसका एक ही उद्देश्य होता है लोगों के सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो। और इस कल्याण में वृद्धि करने के लिए जो है वो बड़ी बड़ी परियोजनाओं में भी क्या है निवेश करता है। जैसे सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, बांध बनाता है, डैम बनाता है। वही जो निजी क्षेत्र है बड़ी बड़ी परियोजनाओं में निवेश नहीं करता है। अगर करता है तो वो लाभ की संभावनाओं को देखते हुए करता है। अगर लाभ कम है तो कभी भी बड़ी परियोजना में निजी क्षेत्र निवेश नहीं करता है। जहां लाभ होगा वहां निवेश करेगा ये। चौथा, निजी क्षेत्र का अपना कोई प्राथमिक दायित्व तो नहीं होता है। सरकार का दायित्व होता है लोगों को निःशुल्क एजुकेशन मिले, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, गरीब है तो उनको आवास की सुविधा मिले, जो है शुद्ध पेयजल मिले, जो है बिजली मिले, जो है ये सरकार का दायित्व बनता है। और सरकार ऐसे दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करती है। लेकिन जो निजी व्यक्ति हैं, जो निजी संस्था है, जो निजी कंपनियां हैं, उनका इस चीज को लेकर कोई दायित्व नहीं होता है। यदि निजी क्षेत्र ऐसी सेवाएं प्रदान करता है तो इसके लिए वह अधिक पैसे लेता है, जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल। अगर निजी क्षेत्र जो है ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है जिससे लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है, तो ऐसा वो तभी करता है जब उससे अच्छा खासा पैसा मिलता है।
यानी अगर वो ऐसी सेवाएं दे रहा है जो लोगों के कल्याण में वृद्धि कर रही है, तो इसके लिए वो बड़ी बड़ी मोटी रकम भी लेता है। जैसे प्राइवेट विद्यालय मान सकते हैं कि वहाँ पे जो है अच्छी शिक्षा मिलती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन उस अच्छी शिक्षा के लिए जो है, अच्छी एजुकेशन के लिए जो है, प्राइवेट विद्यालय जो क्या करते हैं, मोटा पैसा भी वसूल करते हैं पेरेंट्स से। उनकी फीस अधिक होती है, एडमिशन के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, लाइब्रेरी के नाम पे, किराए के नाम पे, बहुत सारी चीज़ें जो सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उस नाम पे जो है अच्छा खासा मोटा रकम जो है पेरेंट्स से वसूल करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हॉस्पिटल भी देख सकते हैं, अस्पताल भी देख सकते हैं। अस्पताल अगर प्राइवेट है तो उसमें इलाज भी क्या होता है, काफ़ी महंगा होता है। भले ही सुविधाएं अच्छी मिले, बेड मिल जाए, अच्छे डॉक्टर मिल जाए, साफ सफाई हो, सारी सुविधाएं अगर फैसिलिटी अगर अच्छी मिल रही है किसी प्राइवेट विद्यालय में, तो वो उसका चार्ज भी करते हैं। हालांकि जो है निजी क्षेत्र जब शिक्षा के क्षेत्र में उतरता है, चिकित्सा के क्षेत्र में उतरता है, तो लोगों के सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, लेकिन वो इसके लिए जो है मोटी रकम भी वसूल करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये रहा जो है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है सार्वजनिक क्षेत्र, उसके बाद हमारा है निजी क्षेत्र। तो ये हमारा रहा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। कल हम लोग कुछ नया देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक बेताब फिल्म आती थी, उसका एक गाना था, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। आज हम लोग जवां हो गए, बड़े हो गए, तो आज हम लोगों को पता चला सोशल मीडिया पे जमा होंगे। जिस तरह जो आज की युवा जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो है जमा हो रहे हैं, तो बात तो सही है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी, यहाँ पर हमें एक चीज समझना होगा कि बेरोजगार केवल व्यक्ति नहीं होता, बेरोजगार केवल व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वे सभी साधन बेरोजगार माने जाएंगे जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान नहीं देते हैं। जैसे उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 4 साधन: भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी या साहस। ये उत्पादन के 4 साधन माने जाते हैं। अगर उत्पादन प्रक्रिया में इनमें से कोई एक साधन अपना योगदान नहीं दे रहा है तो वो साधन बेरोजगार माना जाएगा। चाहे वो भूमि हो, चाहे वो पूंजी हो, चाहे वो श्रम हो या साहस हो। मतलब कहने का मतलब है कि बेरोजगारी का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं। बेरोजगारी केवल व्यक्तियों में नहीं होती, बेरोजगारी केवल महिलाओं में नहीं होती, बेरोजगारी साधनों में भी आती है। आपने जो है फोटोकॉपी की एक मशीन खरीद ली है, खरीद के केवल साल भर से आपने रखा है, तो फोटोकॉपी की वो मशीन भी बेरोजगार मानी जाएगी, क्योंकि वो कोई काम कर ही नहीं रहा है। आपके पास जो है 1 बीघा जमीन है, आप उस 1 बीघे जमीन पे उत्पादन संबंधी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वो जमीन पिछले जो है कई सालों से बंजर पड़ी हुई है, कोई यूज में आप नहीं ले रहे हैं, तो वो जमीन क्या मानी जाएगी? बेरोजगार मानी जाएगी। आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया जो है पड़ा हुआ है बिना किसी काम का, आप उसी तरह केवल रखे हैं, बस बैलेंस चेक कर रहे हैं, उस पैसे का आप कोई यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा भी क्या है? बेरोजगार माना जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि बेरोजगारी केवल व्यक्तियों में नहीं होती, साधनों में भी होती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन की भी सभी साधन बेरोजगार माने जाएंगे जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान नहीं देते हैं।
या हम कह सकते हैं किसी साधन की रोजगार विहीनता की स्थिति, रोजगार विहीनता। यदि उत्पादन का कोई साधन जो क्या है, रोजगार विहीन है, जिसको रोजगार नहीं मिला हुआ है, तो वो साधन क्या कहलाएगा, बेरोजगार कहला जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बेरोजगारी है, इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। एक है ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या है? ऐच्छिक बेरोजगारी। और एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। क्या होती है? अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी। इसको बोलते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आप समझते हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी जो है, इसमें क्या होता है कि प्रचलित कीमत पे, यानी मजदूरी की जो दर चल रही है वर्तमान में, प्रचलित कीमत पे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है काम करना नहीं चाहता है, वो अपनी इच्छा से बेरोजगार बना रहता है। यानी ऐच्छिक बेरोजगारी की स्थिति में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, रोजगार रहता है हर अर्थव्यवस्था में, लेकिन जो व्यक्ति होता है वो आलसी होता है या किसी दूसरी वजहों से वो काम करना नहीं चाहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो है ऐच्छिक बेरोजगारी की स्थिति में क्या होता है कि प्रचलित कीमत पर रोजगार के अवसर जो है, प्रचलित कीमत पे रोजगार के अवसर क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। वही अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है कि प्रचलित कीमत पर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होगा कि मजदूरी की जो दर है, अर्थव्यवस्था में जो मजदूरी चल रही है, उस मजदूरी पे रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं होता है, और व्यक्ति काम करना चाहता है। व्यक्ति जो है रोजगार की तलाश में है, वो काम करना चाह रहा है, भैया मुझे काम दो, मैं काम करूंगा, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है। तो जब प्रचलित कीमत पे रोजगार के अवसर न मिले, काम करने के चांसेस न मिले, तो इसी को बोला जाता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी यही है वास्तविक बेरोजगारी। वास्तविक बेरोजगारी हम उसी को कहेंगे जब व्यक्ति काम करना चाह रहा है, वो काम ढूंढ रहा है, जैसा तैसा जो भी काम मिले वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है। तो जब प्रचलित कीमत पे रोजगार के अवसर न मिले, व्यक्ति काम करना चाहे लेकिन उसे काम न मिले, तो इसी को बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। और यही बेरोजगारी वास्तव में वास्तविक बेरोजगारी है, रियल बेरोजगारी यही है, अनैच्छिक बेरोजगारी। जहां तक बात करें हम ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करें, तो ये कोई बेरोजगारी नहीं है, बल्कि एक आलसी व्यक्तियों का समूह कह सकते हैं। माँ बाप ने बच्चे को जो है काफी दुलार से पाला, जो है उसे सुख सुविधाएं दी, खिला पिला कर बड़ा किया, जो है उसे इतनी सुविधाएं दी कि जब वो बंदा बड़ा हुआ तो उसका काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाह रहा है। लोग उसे बाहर से बुला रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास, दुबई आओ, मुंबई आओ, काम तुमको मिलेगा, लेकिन अब वो घर छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, वो मेहनत करना ही नहीं चाह रहा है, काम करना नहीं चाह रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। या ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति है यूपी का, उसे काम मिल रहा है
बंगाल का, कलकत्ता में काम मिल रहा है, वो काम पे जाना भी चाह रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है बूढ़े हैं, बीमार हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाह रहा है, इस वजह से वह नहीं जा रहा है काम पे। तो ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपने आसपास ही काम मिल रहा है, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाह रहा है। वो सोच रहा है काम करने की क्या जरूरत है, मम्मी पापा का अकाउंट में पैसे पड़े, उस पैसे से ऐश करेंगे। तो कई सारी बातें हो सकती हैं कि जब व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से बेरोजगार बना रहे, काम मिल रहा है, वो काम करना ही नहीं चाह रहा है, तो इसी को बोलते हैं अच्छी बेरोजगारी। और अच्छी बेरोजगारी कोई बेरोजगारी नहीं है, हम इससे कोई बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो काम मिल रहा था, आप काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो रियल बेरोजगारी है, जो वास्तविक बेरोजगारी है, वो अनच्छी बेरोजगारी है कि जब कोई व्यक्ति जो है काम करना चाह रहा है, लेकिन प्रचलित कीमत पे उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यही स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। और अनैच्छिक बेरोजगारी जो है विकासशील देशों की एक प्रकार से दीर्घकालीन समस्या है, वहीं विकसित देशों की अल्पकालीन समस्या मानी जाती है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आपके लिए मैं अलग से एक विकल्प किया हूँ, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं कि अच्छी बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी का एक नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेरोजगारी, अगर आप लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों के उत्पादन प्रक्रिया में शामिल न हो पाने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। यानी उत्पादन का कोई भी साधन जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहा है, उस साधन में बेरोजगारी आएगी। या किसी साधन की रोजगार विहीनता की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। रोजगार विहीनता की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगार इच्छा व अनिच्छा दोनों से उत्पन्न हो सकती है। यानी बेरोजगारी जो है इच्छा और अनिच्छा दोनों से उत्पन्न हो सकती है, अपनी इच्छा से भी और बिना इच्छा के भी। इस प्रकार बेरोजगारी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, थोड़ा हम लोग उसी को देखते हैं। दिखाई दे रहा है, पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं सामने वाला पार्ट को। पहला ऐच्छिक बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जब प्रचलित मजदूरी पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर भी व्यक्ति की इच्छा अनुरूप रोजगार विहीन रहने की स्थिति ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। यानी प्रचलित कीमत पे रोजगार के अवसर उपलब्ध है, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से जो है वो रोजगार विहीन रह रहा है, यानी वो रोजगार नहीं लेना चाह रहा है, तो यही स्थिति कहलाती है ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। प्रचलित कीमत पर किसी व्यक्ति के कार्य करने की इच्छा होने पर भी रोजगार न मिलने की स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। अनैच्छिक बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बेरोजगारी होती है। तो ये रहा ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहते हैं, किसी साधन के रोजगार विहीन रहने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। और बेरोजगारी व्यक्तियों के साथ साथ साधनों में भी पाई जाती है। बेरोजगारी के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी।
ऐच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है कि जब प्रचलित कीमत पे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार बना रहता है, वो काम करना नहीं चाहता है, तो इसे बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब प्रचलित कीमत पे व्यक्ति काम करना चाह रहा है, लेकिन रोजगार के अवसर ही नहीं उपलब्ध है, रोजगार ही नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। और अनैच्छिक बेरोजगारी ही किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक बेरोजगारी मानी जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे बेरोजगारी के विभिन्न रूपों को देखेंगे कि और कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। हालांकि बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक बेरोजगारी, एक अनैच्छिक बेरोजगारी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। ऐच्छिक बेरोजगारी जब प्रचलित कीमत पर प्रचलित मजदूरी की दर पे रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर भी कोई व्यक्ति काम करना पसंद न करे, तो ये स्थिति जो है ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। ऐसी स्थिति में जो है, इस स्थिति में जो है कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करना पसंद नहीं करता है। एक होती अनैच्छिक बेरोजगारी, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यानी जब प्रचलित मजदूरी की दर पे रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं और जबकि व्यक्ति काम करना चाह रहा है, तो ये स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी के और भी रूप देखने को मिलेंगे, आइए हम उनको भी देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी आपने देखा होगा कि एक मौसम में काम लोगों को मिल जाता है लेकिन दूसरे मौसम में लोगों को काम नहीं मिलता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जब धान की रोपैया होती है तो कुछ लोगों को काम मिल जाता है, तो धान की रोपैया के बाद जो है, जब तक धान की कटाई नहीं हो जाती, बीच का जो 2 महीना है, उस टाइम जो है गांव के जो मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। बाद में जब धान की कटैया होती तो उनको फिर से रोजगार मिल जाता है। तो उनको एक सीजन में रोजगार मिला तो बीच में रोजगार नहीं मिला। उनको जो पूरे साल लगातार रोजगार नहीं मिलता है, बीच बीच में मिलता है। किसी सीजन में मिलेगा तो किसी सीजन में नहीं मिलेगा, किसी महीने में मिला तो अगले महीने में नहीं मिला। इसी तरह जो जब गेहूं की कटैया होती है तो काम मिलता है, जैसी कटैया समाप्त होती है 2-3 महीने के लिए लोग फिर से क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये मौसम के अनुसार जो है, किसी मौसम में काम मिले तो दूसरे मौसम में काम ना मिले, इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। आप देख सकते हैं संपूर्ण वर्ष के कुछ मौसमों में बेरोजगार रहने की स्थिति मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ऐसी बेरोजगारी अधिकांशतः कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे ऊन उद्योग, बर्फ उद्योग। तो मौसमी बेरोजगारी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऊन उद्योग जाड़े के दिनों में, चूंकि जो ऊन से जो है गर्म कपड़े बनते हैं, तो जाड़ों के दिनों में जो लोग इसमें संलग्न रहते हैं उनको तो रोजगार मिल जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, ऊन बिकता नहीं है, यानी गर्म कपड़े बनते नहीं हैं, तो लोग फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में जो लोग ऊन उद्योग से जुड़े होते हैं वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उनको अगर रोजगार मिलता है तो जाड़े के दिनों में मिलता है। इसी तरह जो लोग बर्फ उद्योग से जुड़े होते हैं, जहाँ पे बर्फ का उत्पादन किया जाता है, तो बर्फ की मांग ज़्यादातर गर्मी के दिनों में होती है, तो गर्मी के दिनों में उनको तो रोजगार मिल जाता है। लेकिन जैसे ही जो है ठंडी स्टार्ट होती है, जाड़ा स्टार्ट होता है, तो लोगों को रोजगार फिर से छीन जाता है। तो एक मौसम में उनको रोजगार मिला तो दूसरे मौसम में नहीं मिला, यही कहलाता है मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी को बोला जाता है
प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला जाता है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोला जाता है। उत्पादन के किसी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो देखने में तो रोजगार युक्त लगते हैं किंतु उनका उत्पादन में योगदान शून्य होता है, अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। कृषि क्षेत्र में यह ज्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो एक ही परिवार के जो है सभी लोग मिलकर जो है खेती कर रहे हैं, धान की रोपैया कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी उसी में लगे हुए हैं, बुजुर्ग भी लगे हुए हैं। अगर उन छोटे बच्चों को निकाल दिया जाए या बुजुर्ग को उसमें से हटा दिया जाए तब भी जितना उत्पादन होगा उतना तो होगा ही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उसमें पड़े रहते हैं, उनका खुद का जो व्यक्तिगत जो उत्पादन में जो योगदान होता है वो शून्य होता है, उनका जो सीमांत उत्पादन होता है वो शून्य होता है। अगर उनको उस रोजगार से हटा दिया जाए तब कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये स्थिति जो है कहलाती है अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बेरोजगारी भी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है। तो कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन आ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों की छटनी हो जाती है। यदि किसी उद्योग में जो है कोई उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है जहाँ पे जो है अधिक श्रमिक, अधिक मजदूरी जो है अधिक मजदूर मिलकर काम कर रहे हैं, उसी उद्योग में क्या होता है थोड़ा सा परिवर्तन होता है, नई नई मशीनें आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। ऐसी मशीन आती है जो 100 व्यक्तियों का अकेले काम खुद कर देती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम उस मशीन को, नई मशीन को लगाएंगे, एक नई मशीन को लगाएंगे तो 100 लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हमें उन 100 लोगों की क्या जरूरत, जब हमने एक भारी भरकम मशीन लगा दी जो खुद 100 लोगों के बराबर काम करेगी, उनसे कम लागत भी आ रही मशीन से। तो किसी भी उद्योग में जब नई नई मशीनें आती, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, तो जो पुराने लोग होते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है उस उद्योग से, उस फैक्ट्रियों से छटनी कर दी जाती है। इसी को बोला जाता है औद्योगिक बेरोजगारी बोला जाता है। कभी कभी औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ जो है मंदी के दौर भी आते हैं, तो उसके वजह से भी कुछ लोग छट जाते हैं। जैसे आपने कोरोना काल में देखा था, अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही थी, वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, आवागमन ठप हो गया था, लोग घरों में कैद हो गए थे, कंपनियों का बना बनाया माल एक ही जगह रह गया, कहीं जा नहीं पा रहा था। माल जब बिक नहीं रहा था तो इसी बोला जाता है मंदी। मंदी की स्थिति में वस्तुओं सेवाओं की जो पूर्ति होती है वो ठप हो जाती है, सही तरीके से जो माल बिकता नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो है लोगों की छटनी भी होने लगती है, क्योंकि जो है उत्पादन पहले से ही जो पर्याप्त रहता है। लोगों की धीरे धीरे कोरोना काल में छटनी भी होने लगी और लोग खुद जो है जान बचाने के लिए जो है शहर, नगर, औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़ छोड़कर गांव की तरफ लोग पलायन करने लगे जो है। तो आपने देखा कि कोरोना की वजह से जो है अर्थव्यवस्था में मंदी आई और उस मंदी की वजह से जो है लोग जो है शहर, नगर और औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़कर जाने लगे, यानी उनका रोजगार भी छिनने लगा। यही स्थिति कही जाती है औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है, कुछ रीजन होते हैं, मंदी भी हो सकता है, या औद्योगिक क्षेत्रों में जब संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, नई नई मशीनें आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके वजह से कुछ लोगों को काम छूट जाता है, कुछ लोगों का काम। किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। उद्योग में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन व मंदी के कारण यह बेरोजगारी पैदा होती है। शिक्षित बेरोजगारी, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो पीजी, बीएड, एमएड किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो किसी व्यक्ति को जब उसकी क्षमता के अनुसार काम न मिले बल्कि उससे कम क्षमता का काम मिले, तो इसी को बोला जाता है शिक्षित बेरोजगारी।
कोई व्यक्ति जो पीजी पीएचडी नेट जेआरएफ किया हुआ है, उसकी क्षमता है महाविद्यालय में पढ़ाने की, लेकिन वह प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, बहुत नीचे के स्तर के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसी को कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी। कोई व्यक्ति है जो जिससे कोई बड़ा काम करना चाहिए, किसी बड़ी कंपनी का उसे जो मैनेजर सीईओ होना चाहिए था, डायरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन वह उसी कंपनी में जो है एक चपरासी की नौकरी पे लगा हुआ है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो इसे बोलेंगे शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों में पाई जाती है। पढ़े लिखे लोगों की जो क्षमता होती है, जो उनकी योग्यता होती है, जो कर सकते हैं, लेकिन जो है उससे कम काम उनको मिलता है करने के लिए। उनकी योग्यता से, उनकी क्षमता से जो है जब कम काम मिले जो है, तो इसी को बोला जाता है शिक्षित बेरोजगारी। ये ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोगों में पाई जाती है, और शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए ये जो बेरोजगारी जो होती है शहरों में ज़्यादा पाई जाती है, पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त न होकर उससे कम योग्यता व क्षमता के रोजगार करने की स्थिति शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है, अधिकांश शहरों में पाई जाती है। चक्री बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर होता है तो कुछ लोगों का काम, कुछ लोगों का रोजगार छट जाता है, या कुछ लोगों की छटनी कर दी जाती है, इसी को बोला जाता है चक्री बेरोजगारी। किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के मंदी की अवस्था में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी चक्री बेरोजगारी कहलाती है। यह विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में ज्यादा पाई जाती है। यानी जो चक्री बेरोजगारी होती है, चक्री बेरोजगारी विकसित देशों में ज्यादा पाई जाती है। विकसित देशों का जो है कि जो उत्पादन क्षमता होती है वो काफी अधिक होती है। वे जो है बहुत अधिक भारी मात्रा में उत्पादन जो करके रख देते हैं, वस्तु सेवाओं की वो आपूर्ति बहुत ज्यादा कर देते हैं। इतना ज्यादा उत्पादन कर देते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाती है। जितनी अर्थव्यवस्था की मांग है, वस्तु सेवाओं की जितनी मांग है, उससे अधिक वो क्या कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। जब पूर्ति अधिक हो जाती है, मांग कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो एक्सेस जो उत्पादन होता है, जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, वो पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो विकसित देशों में जो है मांग की कमी के कारण जो है ये स्थिति उत्पन्न होती है। जब मांग नहीं होगा तो वस्तु सेवाओं की जो पूर्ति है, वो जो उत्पादन हो उसी तरफ पड़ा रह जाएगा जो है। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए जो है लोगों की जो है छटनी कर दी जाती है, उस उद्योग से, उस रोजगार से उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा ही उत्पादन पहले का रखा हुआ है करके। तो जब मंदी की स्थिति आती है तो खासतौर से विकसित देशों में चक्री बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। विकासशील देशों में जो है, विकासशील देशों में चूंकि मांग अधिक रहता है, पूर्ति कम रहता है। जहाँ पे मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ये जो बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होगी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, या इसको बोलते हैं संघर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है, जब कोई व्यक्ति जो है अपना एक रोजगार छोड़कर किसी दूसरे रोजगार के लिए प्रयास करता है, तो इसी को कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यहाँ पे व्यक्ति संघर्ष करता है, वो एक रोजगार में था लेकिन उस रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार की तलाश में लग जाता है। जब तक उसे दूसरा रोजगार नहीं मिलता तो बीच की जो अवधि है उस दौरान वो क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। उसने जनवरी महीने में नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी उसे जाकर जो अप्रैल महीने में मिली, तो ऐसी स्थिति में फरवरी मार्च वो 2 महीने क्या रहा, बेरोजगार रहा। तो ये स्थिति कहलाएगी घर्षणात्मक बेरोजगारी। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक रोजगार को छोड़कर किसी अन्य रोजगार को प्राप्त करने के मध्य की अवधि में कोई व्यक्ति जितने समय तक बेरोजगार रहता है, उसकी
स्थिति जो है उसकी यह बेरोजगारी संघर्षणात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में यह बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि विकसित देशों में रोजगार बहुत होते हैं तो लोग बड़ी आसानी से एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो विकासशील देश होते हैं, जो अविकसित देश होते हैं, यहाँ पे रोजगार का अभाव रहता है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को अगर काम मिल जाता है तो जल्दी उस काम को छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो घर्षणात्मक जो बेरोजगारी होती है ये पिछड़े देशों या अल्प विकसित देशों या विकासशील देशों में बहुत कम पाई जाती है। लेकिन जो विकसित देश होते हैं, विकसित देशों में घर्षणात्मक बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि विकसित देशों में रोजगार ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे एक काम छोड़कर दूसरा काम पकड़ना आसान रहता है। चक्री बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये दो बेरोजगारी जो होती है विकसित देशों में ज़्यादा पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी जो है शहरों में ज़्यादा पाई जाती है। औद्योगिक बेरोजगारी जो है औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये रहा बेरोजगारी का विविध स्वरूप रहा। बेरोजगारी का एक टॉपिक्स आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कहते हैं किसी आदमी की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। किसी आदमी की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है और उसकी असफलता के पीछे कुंवारी का हाथ होता है। बात सोचने वाली है लेकिन सही भी है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग जो है केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के बारे में देखें कि मनरेगा होती क्या है, इस मनरेगा के उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ पे मजदूरी की दर क्या है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है और ये मनरेगा योजना आखिर शुरू क्यों की गई। तो जैसा कि आप थोड़ा बहुत तो जरूर ही जानते होंगे कि मनरेगा केंद्र सरकार की एक योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो है बेरोजगारों के लिए जो है एक योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है रोजगार की अवसर उपलब्ध हो, गांव के लोगों को बाहर न जाना पड़े, गांव के लोगों को जो है पलायन न करना पड़े, तो उनके लिए जो है केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो है रोजगार के अवसर जो उपलब्ध कराए जाते हैं और इसके अंतर्गत कम से कम 100 दिन का रोजगार लोगों को मिलता है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, इसकी पृष्ठभूमि पर भी चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनरेगा MGNREGA मनरेगा का जो है पूरा नाम की अगर हम चर्चा करें कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये है हमारा MGNREGA मनरेगा। यम से हो जाएगा हमारा महात्मा हो जाएगा, जी से गांधी हो जाएगा, एन से नेशनल हो जाएगा, आर से रूरल हो जाएगा, ई से हमारा हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, जी से गारंटी होगा और ए से एक्ट हो जाएगा। यानी जो मनरेगा है इसको हम बोलेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में बोलेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। एक प्रकार का अधिनियम है जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं मनरेगा बोलते हैं। पहले इसका नाम मनरेगा नहीं था, नरेगा था।
क्या था? नरेगा था, ये नाम था नरेगा। वही नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। नरेगा जो है ये 2005 में आया था। ये जो एक्ट है 2005 में, ये एक्ट जो है पारित हो गया, प्रभाव में आया। और 2006 2 फरवरी 2006 शुरू में जब ये लागू किया गया तो जो है लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में, देश के 200 जिलों में जो है ये पहली बार जो है 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। यानी जो नरेगा है ये जो है 2 फरवरी 2006 को जो है 200 जिलों में लागू हुआ। क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक रहा, काफी योजना सफल रही, तो फैसला ये लिया गया कि क्यों न इस योजना को देश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाए। तो संपूर्ण देश में जो है ये योजना जो है लागू हो जाती है 1 अप्रैल 2008 को। 200 जिलों में जब लागू किया गया था, तारीख थी 2 फरवरी 2006। फिर संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2008। बाद में जो है नरेगा के नाम में परिवर्तन किया गया, नरेगा के नाम को बदल के कर दिया गया मनरेगा कर दिया गया। यानी इसके आगे जो है आ गया मनरेगा हो गया। और जो है तारीख थी 2 अक्टूबर 2009। गांधी जी के जन्मदिन को देखते हुए जो है 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। और यानी आगे जोड़ दिया गया महात्मा गांधी, ये सब इतना आगे जोड़ दिया गया। पहले इतना था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, आगे नाम जुड़ गया महात्मा गांधी। ये नाम कब जुड़ा? 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये रहा नरेगा और मनरेगा में थोड़ा सा अंतर क्या? नरेगा के नाम को बदल के मनरेगा कर दिया गया। नरेगा 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में लागू किया गया, जो कि प्रभाव बहुत ही अच्छा रहा। तो 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। फिर बाद में नाम में थोड़ा सा संशोधन हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया गया। आइए हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और थोड़ा सा विधिवत ढंग से समझते हैं एक पीडीएफ की सहायता से। पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं मनरेगा। मनरेगा यहाँ पे यम और यन के बीच में जो आप जी लिख लीजिएगा। कहीं कहीं जी देखने को मिलता है, कहीं कहीं नहीं देखने को मिलता है। कुछ किताबों में यम के बाद तुरंत यन लिख दिया जाता है, कहीं कहीं जो है यम और यन के बीच में जी देखने को मिलता है। तो मनरेगा 2005 में ये अधिनियम आया था और 2006 में इसे लागू कर दिया गया था। तो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आपके लिखने के लिए मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, एक बार पढ़ दे रहा हूं। मनरेगा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना ही मनरेगा का मेन उद्देश्य है। मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण परिवारों को रोजगार, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास में मदद करती है। यानी ये जो मनरेगा है ये जो है ग्रामीण परिवारों को रोजगार देती है। जब रोजगार मिलेगा तो उनकी जीविका भी चलेगी, यानी उनकी जीविका का एक साधन भी है, उनका जो है खर्चा वर्चा भी चलता है और इससे ग्रामीण विकास भी होता है। मनरेगा से ग्रामीण विकास भी होता है, ग्रामीण लोगों को रोजगार भी मिलता है और उनकी जीविका का एक साधन भी बनता है। आइए इसके मुख्य उद्देश्यों पर हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। मनरेगा के उद्देश्य, पहला, काम के इच्छुक व्यक्तियों को वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना। जो व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं, यानी गांव के जो व्यक्ति है जो काम करना चाह रहे हैं, उनको जो है कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। रोजगार की गारंटी देना कि आपको 100 दिनों का रोजगार अवश्य रूप से मिलेगा, ये मनरेगा का एक मेन उद्देश्य है। और मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए है, शहरों के लिए नहीं है। दूसरा है रोजगार न होने पर बेरोजगारी भत्ता देना। यदि गांव में जो है रोजगार नहीं है, पहले से ही सड़कें बनी हुई हैं, पहले से ही नहरें बनी हुई हैं, अब गांव में जो है विकास के दूसरे कार्य है ही नहीं है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन गांव के लोग अभी भी बेरोजगार हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि रोजगार नहीं मिल पाता है तो उनको जो है उसकी जगह जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले तो 100 दिनों को रोजगार मिलेगा, अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 2 उद्देश्य हो गए। तीसरा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि करना। जो लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे है, जिनकी मासिक उपभोग व्यय जो है बहुत ही कम है, जिनका मासिक इनकम भी बहुत कम है, उनका आय का स्तर निम्न है, उपभोग स्तर निम्न है, ऐसी स्थिति है कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो मनरेगा का एक उद्देश्य होता है कि उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, उनकी जो हालत है उसमें सुधार करना, उनका जो जीवन स्तर है और ऊपर उठाना। तो 100 दिनों का रोजगार देना, नहीं हो पा रहा है तो बेरोजगारी भत्ता देना, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, ये मनरेगा का उद्देश्य है। और उद्देश्य देखते हैं हम लोग, रोजगार का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित करना। यानी जो है गांव में जितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा उनमें 33% महिलाएं होंगी। महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है सीटें आरक्षित है, रिजर्व है। यदि 100 व्यक्तियों को काम मिल रहा है तो 100 व्यक्तियों में 33 महिलाएं होंगी, तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे एक अवसर है। 5वां है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नहर, बांध आदि का निर्माण करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। मनरेगा का एक उद्देश्य है कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, वहाँ पे चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे नहरों की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो। इसके लिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों द्वारा सड़कें बनवाई जाती है, नहरें बनवाई जाती है, बांध बनवाए जाते हैं, कई सारे उनसे काम लिए जाते हैं। उन 100 दिनों में जो है उन लोगों से काम लिए जाते हैं और ग्रामीण विकास किया जाता है। 6वां मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण शहरी पलायन को कम करना। गांव के लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता,
तो गांव के लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं, जाकर शहरों की तरफ चले जाते हैं, शहरों में काम करते हैं और कुछ लोग वहीं पे बस जाते हैं, जिसके कारण जो है जनसंख्या का दबाव नगरीय और शहरी क्षेत्रों में बढ़ जाता है। तो लोगों का शहरी पलायन न हो, जनसंख्या का दबाव नगर और शहर क्षेत्र में न हो पाए, इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की जिसका नाम है मनरेगा। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है रोजगार के अवसर देती है, उनको रोजगार देती है, कम से कम 100 दिनों को रोजगार देती है। रोजगार न होने पर उनको बेरोजगारी भत्ता भी देती है। यहाँ पे महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहती हैं। 100 में 33 महिलाएं होंगी जो काम करेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में जो है सड़क, नहर, बांध जैसे बनवा कर जो है ग्रामीण विकास भी किया जाता है और शहरी पलायन को भी रोका जाता है। तो ये रहा मनरेगा का मुख्य उद्देश्य। मनरेगा का ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमें ये भी बताएं कि सबसे पहले नरेगा कब लागू किया गया और नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कब कर दिया गया। ये 2 प्रश्न हैं जिसे आप कमेंट करके हमें बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें, नहीं अच्छा लगा तब भी शेयर करें ताकि कोई दूसरा इसका फ़ायदा उठा सके। मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए ही। वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं अच्छे लोग और अच्छी किताबें समझ में नहीं आती हैं, इन्हें पढ़ना पड़ता है। जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, उनकी बातों पे अमल करेंगे, तभी वो आपको समझ में आएंगे। इसी तरह जो अच्छी किताबें हैं जिसे आप पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तभी वो आपको समझ में आएगी। तो इसलिए कहा गया है अच्छे लोग और अच्छी किताबें समझ में नहीं आती हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। 10वीं का अर्थशास्त्र चल रहा है। चैप्टर 2 लगभग समाप्त हो चुका है। हम आज देखेंगे कि चैप्टर 2 से जो है वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। हमने इस चैप्टर में अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में पढ़ा था। अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है ये भी पढ़ा था। बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी की कौन से रूप है ये भी हमने पढ़ा। हमने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के बारे में भी देखा। हमने ये भी देखा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। तो आज का वीडियो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। हम इसमें महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। दूसरा है किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत है, यानी वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ज्यादा रोजगार मिलता है, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जो है लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा श्रमिक कार्यरत हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन 3 क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा जो श्रमिक हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा, छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। अदृश्य बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी जहां पर जो है किसी व्यक्ति विशेष का जो सीमांत उत्पादन होता है वो 0 होता है। देखने में लगता है कि व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को उस रोजगार से निकाल दे तब भी उत्पादन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बेवजह उस उत्पादन में लगा रहता है जिसका खुद का जो है कोई कंट्रीब्यूशन उस उत्पादन में नहीं रहता है। तो छिपी हुई बेरोजगारी ज्यादातर जो है कृषि क्षेत्र में यानी गाँव में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, छिपी हुई बेरोजगारी।
जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। चौथा, कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र में जो हो क्या किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल उठाया जाता है और द्वितीय क्षेत्र में जो है उस कच्चे माल से जो है नए नए तरीके के उत्पाद बनाए जाते हैं। बैंकिंग ये तो तृतीय क्षेत्र का विषय है। कपास की खेती ये प्राथमिक क्षेत्र है। डेयरी भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। भवनों का निर्माण, जहां पे निर्माण आए, विनिर्माण आए, जल तथा विद्युत आपूर्ति आए, गैस आए, ये सारी गतिविधियां कहलाएंगी द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। तो द्वितीय क्षेत्र में जो है प्राथमिक संसाधनों को जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भवनों का निर्माण ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। पांचवा, अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जो अध्यापक होते हैं ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, सेवा का उत्पादन करते हैं। ये अपनी सेवाएं देते हैं विद्यालय में, कोचिंग संस्थानों में, तो ये अपनी सेवाएं बेचते हैं और सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो अध्यापक वर्ग किससे संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र से। छठा है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? रोजगार गारंटी अधिनियम वही नरेगा या मनरेगा। तो नरेगा आया था 2005 में आया था, यह अधिनियम 2005 में आया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 2006 में, 2 फरवरी 2006। सबसे पहले 2 फरवरी 2006 में जो है देश के 200 जिलों में लागू किया गया, लेकिन यह अधिनियम आया था 2005 में। पूछ रहा है कि लागू कब किया गया, तो राइट आंसर होगा 2006, राइट आंसर 2006। सातवां, इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र जिनकी गतिविधियों पे, जिनकी परिसंपत्तियों पे सरकार का स्वामित्व होता है। तो रेलवे क्या होगी? सार्वजनिक क्षेत्र होगा। बीएसएनएल ये भी सार्वजनिक क्षेत्र होगा। डाकघर ये भी क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र होगा। उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। आठवां प्रश्न, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? देखिए प्राकृतिक प्रक्रिया से जो है हम किस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग उपयोग करते हैं। हम प्राकृतिक संसाधन जो है, चाहे नदी हो, चाहे पानी हो, चाहे वन हो, जंगल हो, जमीन के सतह पे या जमीन के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, जो वो संसाधन जो हमें प्रकृति देती है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का जब उपयोग करते हैं, इससे संबंधित जो भी गतिविधियां करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र का विषय होता है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र में। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? तो मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता है, ऑप्शन ए। 10, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो सरकार की भूमिका के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। और शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे अगर विकल्प देखें तो विकल्प में पूंजीवाद है, समाजवाद है और क्या है? मिश्रित है। तो राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था।
इधर हवा। मनरेगा में महिलाओं के लिए कितना भाग आरक्षित होता है? मनरेगा में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रहता है? 33%, यानी 1/3। 1/3 भाग जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी गतिविधि सेवा क्षेत्र की नहीं है? सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। बैंकिंग ये आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। संचार भी सेवा क्षेत्र में आएगा। परिवहन भी आएगा। विद्युत आपूर्ति ये क्या है? द्वितीय क्षेत्र का विषय है। तो विद्युत आपूर्ति क्या है? ये सेवा क्षेत्र में नहीं आएगा। प्रश्न पूछा है कि सेवा क्षेत्र की नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी, विद्युत आपूर्ति। तो बच्चों ये रहा 12 प्रश्नों का एक सेट, इसे आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम में जो इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास 10वीं का जो अर्थशास्त्र है उसका तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।